गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई सभी? चलिए, सबको शुभकामनाएं, सबका स्वागत करता हूं मैं नालंदा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और सभी सोल्जर्स को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हुए, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था वर्णमाला, शुरू से इस बैच को हम लेकर के चल रहे थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं वर्णमाला की। आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो चौथी क्लास कंटिन्यू करेंगे और ये वर्णमाला चल रही है। ठीक है, यूपी पुलिस के अलावा इसको और भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको पढ़ सकते हैं, आधार बना सकते हैं, सबके लिए जो है लाभकारी होगी ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला का आज चौथा लेक्चर। मैं जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वर्णमाला को हम जानते हैं वर्णमाला के नाम से, वर्णमाला कहेंगे इसको, इसको हम वर्ण मातृका कहेंगे, वर्ण मातृका के नाम से जानते हैं। इसको हम ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, ध्वनि चिन्ह इसको हम कहते हैं। इसको हम लिपि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और इसको हम वर्ण विचार भी कहते हैं। सारी चीजें कर चुके थे, डेफिनेशन पर बात कर चुके थे। वर्णमाला कितने भागों में जाकर के पढ़ रहे थे? 2 भागों में जाकर के पढ़ रहे थे, एक संस्कृत की वर्णमाला और एक हिंदी की वर्णमाला। ठीक है, कुल मिलाकर के पूरा बेस हमने पढ़ रहा है। इसके बेस को जानने के लिए पिछली वीडियो को आप जरूर देखें, और यदि वीडियो समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट अगर जानकारी मिल रही है, पूरा अच्छे से कंठस्थ कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, ऐसी आशा करता हूँ मैं आपसे, उम्मीद करता हूँ आपसे मैं। ठीक है भैया, चलिए आ जाएं सभी सिपाही इधर। तो वर्णमाला हम 2 भागों में बांट करके पढ़े थे, संस्कृत वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला। इसके बेस पर पूरी चर्चा हमने कर ली थी, पूरी बात कर ली थी। इसके बाद हमने एक चार्ट छोड़ा था स्क्रीन पर कि ध्वनि से लेकर के और हिंदी साहित्य तक का सफ़र हम कैसे तय करेंगे। सबसे पहले भाषा के क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ध्वनि की। ध्वनि आती है, ध्वनि के बाद हमारा जो आता है वो वर्ण आता है, वर्ण के बाद अक्षर आता है, अक्षर के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद पद आता है, पद के बाद पदबंध आता है, पदबंध के बाद उपवाक्य आता है, उपवाक्य के बाद वाक्य आता है, वाक्य के बाद अनविति आती है, अनविति के बाद जो आता है आपका भाषा आती है, और भाषा के बाद हम बात कर रहे थे किसकी? साहित्य की। ये सारे जिक्र मैंने कर लिए थे उस दिन पिछली क्लास में। हमने केवल ये चार्ट को डिस्कस किया था, और उसके बाद उसका जो पहला टॉपिक था आपका, जैसे आप कह रहे हैं कि ध्वनि, ध्वनि को डिटेल में पूरी तरह से व्याख्या उसकी की थी, उसको समझा था। आज हम सीधे उससे आगे जाकर के चल रहे हैं। ध्वनि के बाद जो क्रम आता है वो आता है वर्ण का। तो आज सीधे ही एकचित होकर के जुड़ जाइए मेरे साथ। यहाँ से स्टार्ट होता है वर्णमाला का भरसक स्वरूप, वर्ण। आज हम जानेंगे वर्ण के बारे में। पहले ही चिल्ला चिल्ला के मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में कि वर्ण जो होता है मेरे भाई, वो अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का समूह होता है। अक्षरों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है जी। बात अगर परिभाषा पर करूं, डेफिनेशन पर लिखूं, डेफिनेशन पर अगर मैं बात करूं, परिभाषा की अगर मैं बात करूं, तो क्या हम इसकी वर्ण की परिभाषा दे सकते हैं? तो देखो, भाषा को लिखने के लिए ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था, ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता पड़ेगी उनको हम क्या कहते हैं? हम उनको वर्ण कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए ध्वनि चिन्हों की व्यवस्था वर्ण कहलाती है। ध्वनि चिन्हों की जो आवश्यकता पड़ती है उसको वर्ण कहते हैं। ध्वनि चिन्ह के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, चाहे ध्वनि चिन्ह का हो चाहे लिपि चिन्ह का हो,
चाहे आप वर्णमाला का हो चाहे वर्णमात्र का हो, तो ध्वनि चिन्हों या यहाँ पर ध्वनि की जगह हम लिपि चिन्ह ले लें तब भी काम चले। ठीक है, एक ही नाम है, ठीक है, हम लिपि चिन्ह लिख लेते हैं, लिपि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह भी लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई वर्ण की परिभाषा है। एक बात बिल्कुल आप स्पष्टली जान लें कि वर्ण को खंडित नहीं किया जा सकता है। वर्ण को हम खंडित नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने ये कह दिया कि जैसे मैंने कह दिया ई, आ, ऊ, ये सब वर्ण हैं। ये सब क्या हैं? वर्ण हैं। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं ये बताऊं कि ये वर्ण हैं आपके स्वर, सारे के सारे स्वर हैं, तो ये भी हम वर्ण कह रहे हैं भाई। और अगर मैं बात करूं का, जा, पा, ये भी आपके वर्ण हैं, लेकिन ये क्या है? व्यंजन है। इसका मतलब स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि इस वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। और जब दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है, तो ये बन जाता है क्या? अक्षर। क्या बन जाता है? ये अक्षर। वही परिभाषा लिख रहा हूं मैं ऊपर। अक्षरों का जो समूह होता है ना, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर, दोनों का समूह बनाया, मतलब सॉरी, ये भी वर्ण, ये भी वर्ण, दोनों का समूह बना दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया और हमने बना दिया क्या? फिर ये अक्षर। ठीक है, सिंपल सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने कई बार इसको समझा भी दिया है कि अगर मैं जा लिख रहा हूँ, जा, तो इसका अगर इसको अगर मैं अगर इसका व्यंजन निकालूं तो जा पर हलंत लगा दूंगा, मतलब ये आधा हो जाएगा। तो जा प्लस इसमें से निकाल दिया मैंने आ, तो ये हो जाएगा आपका व्यंजन और ये आ जाएगा आपका स्वर। और दोनों का जब योग कर देंगे, दोनों का योग कर देंगे, दोनों को जब हम मिला देंगे ना, तो बनेगा आपका क्या? अक्षर। ये हो गया आपका स्वर और दोनों का योग कर दिया, मिला दिया, तो ये जो इधर रहा ना, ये है आपका अक्षर। मैं समझता हूँ कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं हो रही होगी समझने में कॉन्सेप्ट को। ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है साहब, इतना आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं सीधी चर्चा करूँगा आपके वर्णों के भेदों पर। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट कीजिए, ठीक, पूरी तरह से हम उसको स्पष्ट करेंगे। कोई समस्या है, वॉइस प्रॉब्लम है, अगर क्लास में तेज़ी है तो हम उसको स्लो करेंगे, और स्लो है तो उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी समय से सिलेबस को, कोर्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप भी लगे रहिए पूरी कोशिश में, हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कोशिशें अंतिम सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हुआ करती हैं। ठीक है, तो बस केवल हासिल करना है। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्ण हम दो भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं, मतलब दो प्रकार के वर्ण आपके सामने हैं। एक होता है भैया मेरे स्वर, स्वर को हम अच भी कह देते हैं, अच। और एक होता है हमारा व्यंजन, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन, या फिर इसको हम हल कह रहे हैं। दरअसल अच जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अच एक आपका प्रत्याहार है। अच एक प्रत्याहार है। मैंने बताया था कि पाणिनि ने वर्णमाला बनाने के उद्देश्य से कितने 42 प्रत्याहारों को प्राप्त किया था, बनाया था। ठीक है, 14 माहेश्वर सूत्र थे। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बने थे। उन 42 प्रत्याहारों में एक प्रत्याहार है अच, जिसके अंदर संपूर्ण स्वरों का उल्लेख किया गया है। और उन 42 प्रत्याहारों में एक प्रत्याहार है हल, जिसमें संपूर्ण व्यंजनों का उल्लेख किया गया है। अच में स्वरों का और हल में व्यंजनों का। ठीक है साहब, चलिए इसकी डेफिनेशन पर थोड़े से काम करते हैं, विचार करते हैं। यह है स्वयं रजन्ते इति स्वरा। ठीक है, स्वयं रजन्ते इति स्वर,
ध्यान रखना, ये पाणिनि, महर्षि पाणिनि की दी हुई परिभाषा है। तो क्या कह रहे हैं इसके बारे में जानो। अर्थात स्वयं रजन्ते, स्वयं रजन्ते कहने का मतलब जो स्वयं बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण, मतलब मैं लिख रहा हूं, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से कह सकता हूं बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है, ठीक है, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब इनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है साहब। चलिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, स्वयं रजन्ते मतलब जो स्वयं बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वयं होता है, इति स्वरा, उन्हीं को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वयं होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। पहली बात तो हो गई आपकी, ये हो जाती है, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि स्वरों को मात्रा नाम भी दिया गया है, तो मात्रा के बारे में भी हम जान लेते हैं भाई, मात्रा किसे कहते हैं हम, ठीक। यहां पर तो ये हो गया, ठीक। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये बिना अवरोध के बोले जाते हैं, मतलब इनके उच्चारण में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक। अच्छा, अब क्या है देखना जरा, वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को, अभी मैं यहां पर एक चीज बदलूंगा पहले समझाने के बाद, लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा स्वरों को मात्रा नाम दिया जाता है, और लेकिन मैंने यहां पर लाइन लिखी है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, तो वर्णों में तो फिर व्यंजन भी आ जाते हैं, इसका मतलब व्यंजन के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। बड़ी गौर से सुनिएगा कि उच्चारण में जो समय लगता है, उच्चारण जो किया जाता है वो स्वरों का किया जाता है। उच्चारण का मतलब बोलना, बोला तो व्यंजन भी जाएगा, लेकिन जो समय लगेगा वर्णों के उच्चारण करने में, वो समय सिर्फ स्वर का होगा, व्यंजन का नहीं होगा। आवाज को जो खींचा जाएगा वो स्वर की आवाज होगी, व्यंजन की नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक चीज को मैं बदल रहा हूं, मैंने कहा बदलूंगा मैं, तो यहां पर हम वर्णों का उच्चारण ना कहकर हम यहां पर स्वरों का उच्चारण कहेंगे। मतलब केवल जिनके उच्चारण में समय लगेगा ना वो स्वर होंगे, ठीक है। किसी भी व्यंजन पर स्वर लगा होगा, आप बोलेंगे क, क में हलंत लगा, और क में आ लगा देंगे तो आप बोलेंगे का, ई लगा देंगे तो बोलेंगे की, ए लगा देंगे तो बोलेंगे के। ये जो आवाज खिंच रही है ना, ये स्वरों की। तो देखो, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अर्थात क्या, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं, अर्थात मात्रा केवल स्वरों की होती है, स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। मात्रा केवल स्वरों की होगी, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती, ठीक। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक पॉइंट मैं यहां पर छोड़ रहा हूं कि किसी भी वर्ण पर कितनी मात्राएं लगाई जा सकती हैं, 12 प्रकार की मात्राएं लगाई जा सकती हैं। या आप ये कह दें कि आ पर, आ स्वर पर, आ पर 12 प्रकार की
मात्राएं लगाई जा सकती हैं। अतः काका कालेकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया। सही है साहब। अतः काका कालेकर ने आ की 12 खड़ी का सुझाव दिया। 12 खड़ी आप जानते होंगे, बचपन में आपने पढ़ा होगा, जो छोटी सी किताब आती थी मात्रा लगाने के लिए, जो मात्राएं सिखाती थी, उसको कहते हैं 12 खड़ी। ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर छोड़ा है कि आ पर 12 प्रकार की मात्राएं लगाई जा सकती हैं। मैं इधर व्यंजन का डाटा लिखूंगा, व्यंजन का मैटर अभी लिखूंगा। मैं एक बार इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि आ पर 12 प्रकार की मात्राएं कैसे लगाई जा सकती हैं। भाई ये आ लगा दिया मैंने, ठीक है। इस आ पर देखो एक मात्रा ये लगाई मैंने, ठीक, ये बड़े आ की मात्रा, और इसी पर मैं लगा सकता हूँ ए की मात्रा, ठीक। इसी पर मैं लगा सकता हूँ आई की मात्रा, भाई इसी पर मैं लगा सकता हूँ आई की मात्रा, और देखो इसी पर मैं लगा सकता हूँ ऊ की मात्रा छोटे ओ की, इसी पर मैं लगा सकता हूँ बड़े ओ की मात्रा, इसी पर ई की मात्रा, इसी पर बड़ी ई की मात्रा, अंग की मात्रा, री की मात्रा। इस प्रकार से टोटल मात्राएं जो लगाई जा सकती हैं वो 12 लगाई जा सकती हैं। इसलिए आ की 12 खड़ी का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? काका कालेकर ने। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि हिंदी में, मैं ऊपर से आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसका खींचिएगा, कुछ चीजें और इसमें हम ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे। चलिए, हम यहां पर पढ़ रहे हैं बच्चों स्वर, ठीक है साहब, स्वर। तो मैं कर रहा हूं कि हिंदी में कुल 10 मात्राएं होती है, 10 मात्राएं होती हैं, ठीक है। रीजन आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा जरूर कि भाई 12 प्रकार की मात्राएं हैं, 12 खड़ी का सुझाव दिया तो मात्राएं 10 कैसे बची, 2 कहाँ चली गई। तो जो अंग और अह था उसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया था कि कल की और परसों की वीडियो में, दोनों वीडियो में जिक्र हुआ है कि अंग के स्थान पर, मतलब पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार की अवधारणा लेकर के आए थे कौन? श्याम सुंदर दास। तो अनुस्वार के स्थान पर, और किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार मैंने आपको ये स्पष्ट कर दिया था कि अंग और अह को स्वर नहीं माना जाता है, अंग और अह को व्यंजन भी नहीं माना जाता है, अंग और अह को केवल वर्ण की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अंग और अह स्वर ना होने के कारण उनको स्वरों में नहीं गिना जाता, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, इसलिए अंग और अह को छोड़ दिया गया है यहाँ पर। और मात्राएं कुल कितनी बची हैं यहाँ पर? 10। ये हमारी स्क्रिप्ट थी केवल किसकी? स्वर की। अब बात करता हूं भाई मैं, अब बात करता हूं यहां से व्यंजन की। यहां से व्यंजन के बारे में जानेंगे, व्यंजन क्या है, हल क्या है। सबसे पहले परिभाषा पर बात करें। देखिए, महर्षि पाणिनि जी संस्कृत में कह रहे हैं अनबग भगति, अनबग भवति, अनबग भवति व्यंजनम, अनबग भवति व्यंजनम। देखिए, अनबग भवति व्यंजनम, अन का मतलब ना, बग मतलब, बक मतलब बोलना, जो ना बोले जाएं, भवति व्यंजनम, वो व्यंजन कहलाते हैं जो स्वरों की सहायता से ना बोले जाएं, जो किसी की सहायता लिए बगैर ना बोले जाएं, उनको हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। स्पष्ट है, यहां से मिल गई परिभाषा आपको। देखिए, तो मैं क्या लिखूंगा? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की
सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है मेरे भाई? व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन कहा जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनको क्या कहा जाता है? व्यंजन। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से वायु बाहर निकलने में अवरोध होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आप व्यंजनों का उच्चारण कर नहीं पाएंगे। और बड़ा उलझा हुआ सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी विडंबना का विषय है कि हम पढ़ा कुछ रहे हैं और चीज कुछ और है। देखिए दरअसल मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जा है, जैसे मैं कह रहा हूं इसका उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे। इसका उच्चारण करने के लिए हमें प्राइवेट माध्यम ढूंढने पड़ते हैं, अपनी तरफ से भिड़ानी पड़ती है परिभाषा, अपनी तरफ से उच्चारण का कोई आधार बनाना पड़ता है। जैसे हम बोल देते हैं इसको आधा जा, आधा का, ठीक है, ये कोई ऑथेंटिक उच्चारण नहीं है। आधा जा, आधा का, थोड़ा सा जा, ज्यादा का, बहुत सारा पा। तो भाई ये तो हमने अपनी व्यवस्था, अपने बोलने की व्यवस्था कर ली है। हालांकि इसका उच्चारण नहीं होगा। और कब तक नहीं होगा? जब तक इसे स्वर की सहायता नहीं मिले। अब इसे स्वर की सहायता मिल गई तो ये क्या बन गया? जा। अब इसको हम बोल सकते हैं जा, जा। अब बोलेंगे जा, अब इसका उच्चारण हो जाएगा। लेकिन हिंदी में केवल हिंदी के लिए मैं बता रहा हूं जा। और जैसे ही इसकी मैं बात करूं तो ये अब व्यंजन नहीं बचा ये क्या बन चुका है? अक्षर। अक्षर। हिंदी वर्णमाला में आपको यही देखने को लिए मिलेगा। हिंदी वर्णमाला में यही लिखा मिलेगा, का खा गा घा ड़ा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा णा ता था दा दा ना पा फा बा भा मा, इस तरीके से। और उसका नाम क्या है? वर्णमाला। जबकि होना क्या चाहिए? अक्षरमाला, क्योंकि ये क्या है? अक्षर हैं। और अगर संस्कृत की वर्णमाला आप देखेंगे तो संस्कृत की वर्णमाला में आपको इस तरह से मिलेगा, क ख ग घ, ऐसे। ठीक है, तो वो वर्णमाला पूर्णतः प्योर है हमारे कहे अनुसार। लेकिन हिंदी वर्णमाला में ये इतना सा फॉल्ट है कि हम पढ़ रहे हैं अक्षरमाला लेकिन उसको बोल रहे हैं वर्णमाला। ठीक, इतनी बात समझ में आई हुई। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनको हम व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से वायु बाहर निकलने में अवरोध उत्पन्न होता है। एक बड़ी जबरदस्त बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, हर घर में काम आने वाली चीज है। ठीक, देखो, स्वरों की सहायता लिए जाने के कारण इन्हें परतना कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। परतना का मतलब है दूसरे पर निर्भर, मतलब ये स्वर पर निर्भर है, स्वर पर डिपेंड करता है। तो स्वरों की सहायता लिए जाने के कारण इनको परतना वर्ण भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? परतना वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है साहब, व्यंजन ये होंगे। जैसे एग्जाम्पल पकड़े, जैसे हमने बोल दिया का, तो इस पर हलंत लगाना होगा आपको, खा तो इसको हलंत लगाना होगा, गा तो इस पर हलंत लगाना होगा, तभी ये व्यंजन है। अदरवाइज फिर ये क्या है? अक्षर हैं। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है साहब, स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसको रब करते हैं, आगे के सफर पर निकलते हैं। अब सीधे आएंगे दोस्तों हम इसके
वर्गीकरण पर। ठीक है, तो पहले हम ले रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। कई प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण करने वाले हैं, और इसमें भी जो पहला पॉइंट ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं कालमान। कालमान या मात्रा के आधार पर। कालमान या मात्रा के आधार पर, ठीक है। 3 प्रकार से रखेंगे हम इनको, 3 प्रकार से। कौन कौन से 3 प्रकार भाई? एक होगा आपका लघु, लघु या आप कह सकते हैं ह्रस्व, या आप कह सकते हैं मूल, मूल स्वर। ठीक है साहब। आगे दिखेंगे दीर्घ स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर, ठीक है। इनके बारे में जानेंगे। और फिर होगा आपका पिलुत या अति दीर्घ स्वर, पिलुत या अति दीर्घ स्वर। सही है, ध्यान से देखते रहिए, लगे रहिए, समझाने की गारंटी राजीव जोशी पे छोड़िए। लघु स्वर जो होते हैं आपके, जो छोटे स्वर होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं, वो होते हैं छोटा आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 स्वर आपके कैसे होंगे भैया? लघु स्वर होंगे। इसके बाद दीर्घ स्वर पर बात करता हूं, तो दीर्घ स्वर जो होंगे वो होंगे आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, और कितना हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? औ। कितने हो गए आपके? 3, 3 6 और 1 7। तो 7 स्वर पढ़ते हैं हम दीर्घ में, ठीक है, या गुरु में। पिलुत स्वर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वैसे तो पिलुत स्वर का जिक्र वर्णमाला में होता नहीं है। पिलुत स्वर का जो यूज किया जाता है वो आपका वेदों पुराणों में सूत्रों को का उच्चारण में किया जाता है। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी 3 गुना समय लगता है, ठीक है साहब। ध्यान से समझिए दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी 3 गुना समय लगेगा उनको हम क्या कहेंगे? अति दीर्घ कहेंगे या फिर पिलुत स्वर कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे इधर टेलर। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया ओम, तो जानेंगे कि क्या ये दीर्घ स्वर है, पिलुत स्वर है। जैसे मैंने लिख दिया ओम, तो जानेंगे क्या ये दीर्घ स्वर है। जैसे मैंने लिख दिया ओम, क्या ये दीर्घ स्वर है। अगर मैंने लिख दिया ओम, क्या ये दीर्घ स्वर है। चर्चा करता हूं इस पर, ध्यान से देखो। पहले इनके साइन के बारे में जान लेंगे भैया। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर या फिर हम कहें मूल स्वर, ठीक है। इनका जो साइन रहेगा वो रहेगा ये लघु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर को जो हम प्रदर्शित करेंगे तो उसका साइन रहेगा ये, और अति दीर्घ स्वर को जो प्रदर्शित करेंगे तो उसका साइन रहेगा ये। इस तरीके से 3 की घुंडी को मोड़ देंगे हम। क्लियर? बात करता हूं। जैसे बोला ओम, तो इसके उच्चारण में तो हम समय को खींच ही नहीं रहे, इसको बोला हमने ओम, तो ओम आपका पिलुत या अति दीर्घ स्वर में नहीं आएगा। फिर हमने कहा ओम, इसमें भी आवाज को हमने नहीं खींचा, तो ये भी आपका पिलुत या दीर्घ स्वर नहीं रहेगा। लेकिन यहां पर गौर फरमाइएगा
यहाँ पर मैंने इस 3 ऊ की घुंडी को मोड़ा है, 3 गुना की घुंडी को मोड़ा है, और यही प्रदर्शित करता है प्लुत या अति दीर्घ। तो इसको पढ़ा जाएगा ओम। ठीक है, ये इसके प्रदर्शन चिन्ह है। ऐसे ही देखो ऊ को मैंने खींचा है कहाँ तक, ध्यान से देखेंगे, ओम। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि प्लुत स्वर को प्रदर्शित करने के 2 साइन हैं हमारे पास, एक तो ये, और या फिर साधारण भाषा में ये वाला जो होता है ये किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, आवाज देने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे देखा होगा हम किसी को अगर बुलाते हैं, मम्मी अगर बुलाती हैं हमें, तो इस तरह से लंबी आवाज खींचती हैं, यही आपका अति दीर्घ या प्लुत स्वर होगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक की जर्नी को आप बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरा कर चुके होंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, नोट में आप याद रख लेंगे कि री, अंग और एह को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता। ठीक है, टोटल स्वर गिनकर लाओ, 4 और 7 11, टोटल स्वर हमारे पास 11 हैं। ठीक है, अब इनमें से मैं कह रहा हूं कि री हट जाएगा, अंग को मैंने यहां जोड़ा ही नहीं है। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी, 10। वैसे हम लास्ट में ये पढ़ाएंगे वर्गीकरण में, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का मतलब गिनती के आधार पर, गिनने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करें। अगर क्वेश्चन आए तो मूल स्वर कितने होते हैं तो कितने लगाएं, अगर आए दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो कितने लगाएं, अगर आए उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो कितने लगाएं, अगर आए लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो कितने लगाएं, अगर आ गए परंपरागत स्वर कितने होते हैं तो कितने लगाएं, अगर आ जाए खाली स्वर कितने होते हैं तब कितने लगाएं, अगर आ जाए कुल स्वर कितने होते हैं तब कितने लगाएं। ये एग्जाम पॉइंट है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं रीजन बता दूं कि री, अंग और एह को उच्चारण के आधार पर स्वर क्यों नहीं माना जाता है, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं, बिल्कुल लगे रहिए हिम्मत के साथ, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होंगे, ये मेरा वादा है। बस आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर बादल और समंदर बंजर भूमि को भिगा सकते हैं तो हम सब मिलकर इस बंजर भूमि पर भी फूल खिला सकते हैं, बहुत ताकत है। ठीक है, अगर हमारी और तुम्हारी मेहनत एक साथ अगर मिल जाए, धमाका होगा, धमाका। चलिए रीजन बता देता हूं, स्पष्टीकरण कर देते हैं, स्पष्टीकरण कर देते हैं। ये रहा आपका खूबसूरत सा री, नामों में हैंग हो जाते हैं, इनके नाम क्या हैं, क्या इसका नाम रिरी है, क्या इसका नाम रिर है, क्या इसका नाम ऋषि है, क्या इसका नाम ऋषि है। ठीक है, किन नामों से इनको जानेंगे, क्या इसका नाम री है, क्या इसका नाम री है, ये पहले जानना जरूरी है। इसका जो ऑथेंटिक नाम है वो क्या है, इसको जाने। तो देखिए, इसको रिरी नहीं बोला जाता है, इसको रिर नहीं कहा जाता है, हम रिर भी बोल देते हैं, ये रिर नहीं है, ये ऋषि नहीं है, ये ऋषि नहीं है, ये री भी नहीं है, ये क्या है, री। इसका उच्चारण क्या करते हैं हम, री। ठीक है, और जेंडर में जब हम पढ़ाएंगे, लिंग में जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि छोटी की मात्रा के उच्चारण में जो वर्ण बोले जाते हैं, जो शब्द बोले जाएंगे, उन शब्दों का जेंडर जो होगा वो स्त्री लिंग होगा। तो कभी कभी आपसे पूछ भी लेगा कि री का जेंडर क्या है, वो तो क्या है भैया, स्त्री लिंग है। एक चीज यहाँ पर और आपकी रह जाती है, अयोगवा वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें आ रहे हैं आपके अंग और एक आ रहे हैं अह। तो मैंने हालांकि ये स्पष्ट कर दिया था पिछली क्लासों में, एक बार मैं और यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी करता हूँ। री, अंग, देखिए अंग को अगर मैं शुद्ध रूप में लिखूं पूरे ध्वनि के रूप में तो अंग ऐसे लिख पाऊं, और अह को अगर मैं लिखूं तो अह को मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक, तो मैंने वही बात बताई। देखिए री है,
तो री है, तो ये री का मतलब क्या हो गया, स्वर प्लस व्यंजन, मतलब रा प्लस ई। तो देखो स्वर भी हो गया और व्यंजन भी हो गया, ये स्वर भी है और ये व्यंजन भी है। अब बताओ तुम ही बताओ मुझे तो कि मैं इसको स्वर मानूं या फिर मैं इसको व्यंजन मानूं। मतलब इसमें स्वर के भी गुण हैं और इसमें व्यंजन के भी गुण हैं, इसलिए ना तो इसको स्वर कह सकते हैं और ना ही इसको व्यंजन कह सकते हैं। उच्चारण के आधार पर भरपूर कन्फ्यूजन है। उच्चारण जब करते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा कि हम इस री को बोल रहे हैं या फिर हम इस री की बात कर रहे हैं। इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है, लेखन के आधार पर स्वर है। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पर है कि इसको स्वर कहूँ या व्यंजन, इसको स्वर कहूँ या व्यंजन, कन्फ्यूजन है, इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं है। ठीक है, टोटल 13 स्वरों में से 3 हटाए तो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर रह गए। ठीक, इसके अलावा अगर मैंने एक चीज यहाँ पर यह भी थी कि अह का जो अंग का जो योग है वो ये है। ठीक है, और अह जो योग कर रहा है वो छोटे आ में इसका योग कर रहा है। तो मैंने एक बार और पूछा था कि आप इसका नाम बता दीजिए, बस बाकी सारा काम हमारा है। तो हमने आपसे नाम पूछा कि आ में किसका योग हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसका नाम निकल करके आ ही नहीं रहा, बता ही नहीं पा रहे हैं हम कि ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। सही है, इसका नाम अपने अपने आधार पर परिभाषाएं बहुत दे देते हैं हम। ठीक है, भारत में बहुत तमाम वैज्ञानिक हैं, तमाम वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो खोजें बड़ी तगड़ी तगड़ी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसको कोई बिंदी कहता है, बिंदिया कहता है, बिंदा कहता है, गुल्ली कहता है, गुल्ला कहता है, एक भी नाम तमीज का नहीं है, कोई ऑथेंटिक नाम नहीं है, ये इसके कोई नाम नहीं किसी प्रकार के काम। तो यहाँ पर किशोरी दास वाजपेयी आए तो वो भी यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि इसका कोई पार्टिकुलर नाम हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये है क्या। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर नाम पता लग गया होता तो इसका नाम मैं रख देता योगवाह, और नाम पता नहीं चला इसलिए मैंने इसका नाम रखा है अयोगवाह। क्या रखा है, अयोगवाह। ठीक है भाई, तो ये कहे जाते हैं आपके अयोगवाह, ये कहे जाते हैं दोनों वर्ण आपके अयोगवाह, अयोगवाह। और इस अवधारणा को लेकर के आने वाले जो थे वो थे आपके किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी ने ये अवधारणा हमें दी थी। क्लियर भैया, समझ में आ गया होगा क्यों उच्चारण के आधार पर इसको स्वर नहीं मानने, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों की उपस्थिति है, स्वर और व्यंजन दोनों की उपस्थिति है, स्वर और व्यंजन दोनों की उपस्थिति है, इसलिए इस आधार पर इनको स्वर नहीं माना जाएगा। यहाँ भी स्क्रीनशॉट फटाफट से लीजिएगा। ठीक है, आगे की बात करता हूँ, इससे मैं रफ कर देता हूँ। समय को देखते हुए एक छोटा सा वर्गीकरण मैं ले लेता हूं अभी, बाकी चीजें हम कल करेंगे। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे 2 होते हैं। ठीक है साहब दोस्तों, 2 कौन से होते हैं, एक होगा आपका वृत्ताकार, वृत्ताकार या कह दूंगा मैं गोलीय, एक होगा आपका अवृत्ताकार, या कहना पड़े अगोलीय। सही है साहब, भगवान ने 13 स्वर दिए थे और एक हमने उधार ले लिया था, कहाँ से, अंग्रेजी भाषा से, ये आओ। टोटल स्वर आपकी स्क्रीन पर जो है वो 14 है। ठीक है, उन 14 स्वरों में से सेलेक्ट करना है कि कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख का आकार गोलीय हो जाता है या वृत्ताकार हो जाता है। तो आप कहेंगे कि भाई जो गोलाकार स्वर हो जाता है वो किस किस में होता है, क्या छोटे आ में गोलाकार हो रहा है मुंह, आ नहीं हो रहा, तो आ इधर जाएगा और छोटा आ भी इधर जाएगा, दोनों में हमारा मुंह गोलाकार नहीं हो रहा। फिर इसके बाद छोटी ई नहीं हो रहा, छोटा बड़ी ई नहीं हो रहा। जैसे ही मैं कहता हूँ छोटा ऊ तो मुंह गोलाकार है, ऊ तो मुंह गोलाकार है। ठीक है, ये बोल करके ही तो हम पता लगा पा रहे हैं कि हमारा मुंह गोलाकार हो रहा है या फिर अगोलीय हो रहा है। ठीक, तो और री को मैंने मना कर दिया है,
कि री को तो बोलना ही नहीं है, वो उच्चारण के आधार पर स्वर है ही नहीं, तो री यहाँ से लेफ्ट मार देंगे और री के आगे बढ़ेंगे ए, तो ए में भी हमारा मुंह गोलाकार नहीं है, आई में भी हमारा मुंह गोलाकार नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा ओ, ओ गोलाकार आएगा, ओ गोलाकार आएगा। और एक जो आगत स्वर है आपका, जो अंग्रेजी भाषा से हमने लिया है, ये गोलाकार आएगा। तो ये स्वर आपके हो गए गोलीय भैया, और ये स्वर आपके हो गए अगोलीय। देखिए मैंने 3 स्वर यहाँ पर लेफ्ट मार दिए हैं, एक हो गया री, एक हो गया अंग, और एक हो गया अह। क्यों लेफ्ट मार दिए हैं, रीजन अभी आपको मैंने बता दिया है। क्लियर, रीजन अभी आपको हमने बता दिया है, ठीक। क्योंकि ये तीनों स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माने जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इससे आगे की कहानी हम कल चर्चा में रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और लगातार लगे रहें यूपी पुलिस में, ठीक। सभी के सपने साकार होंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है, कामना है। धन्यवाद।